नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। संसद में कब दिखाएंगे राहुल गांधी, सवाल कांग्रेस से पूछ रही। ये जो तेजी से जो जल्दबाजी राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने खत्म करने में लगाई थी, फैसला आया और 24 घंटे में सदस्यता खत्म। मंगलवार को 8 तारीख को अविश्वास पेश किया जाएगा। 8, 9 और 10 को इस पर चर्चा होनी है। तो क्या राहुल गांधी संसद में दिखाई देंगे? तो वही दूसरी तरफ राहुल की सदस्यता पर सत्ता पक्ष में जमकर हमले बोल रहा है। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। तो उनके फेवर में आया था। उनके फेवर में आया, अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। Do you think that he will be able to play a role now going second? No, I will not play any role, nor I will go No, to Rahul join Gandhi will be now able to play a role. No, but he had no effect of this disqualification, no disqualification. He was doing the same job which he was doing earlier as member of parliament. तो न्यायालय का जो फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और न्याय की जीत है। और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को जिस तरह से तंग किया जा रहा था, हालांकि सारे ही विपक्ष में जितने लोग हैं किसी न किसी तरीके से लोग तो तंग कर ही रहे, लेकिन लड़ने पर ही जीत होती है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो हारेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। ट्रायल कोर्ट्स में उनका मामला चलेगा ही, पर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दिया गया है और जो कन्विक्शन हुआ है उस पर बहुत गहरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और उसको स्टे किया है। दैट सेंड्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि आप लोग जजमेंट जो कर रहे हैं, जजमेंट किस आधार पे कर रहे हैं, किस आधार पे आप पनिशमेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो उसका संज्ञान लेते हुए अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट्स क्या करते हैं और सूरत कोर्ट क्या करता है, वो निर्णय अब उनके अंतर्गत आएगा। तो कोई भी यहाँ पे ये नहीं क्लेम कर रहा है कि सारे केसेस हट गए हैं, केस चलता रहेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है कि पनिशमेंट एंड द जजमेंट, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक ये बेंगलुरु बैठक की तरह ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेता अगले दिन अपनी मुख्य बैठक से पहले 31 अगस्त को अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने कहा कि विपक्ष की बैठक 2 दिनों की होगी और 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, जिसमें सभी नेता तारीखों को मंजूरी देंगे। इसकी संभावित स्थान पवई में एक होटल होगा और 1 सितंबर की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऐसी कई तारीखें थीं जिनके बारे में पहले भी बात की गई थी, लेकिन उन पर बात नहीं बन पाई क्योंकि उन तारीखों पर सभी नेता खाली नहीं थे। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने का सर्वे किया। मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल हुआ और अपना समर्थन दिया। शुक्रवार को जिस मुस्लिम पक्ष सर्वे से दूरी बनाकर रखी थी, वहीं मुस्लिम पक्ष शनिवार को सर्वे में शामिल हुए
और तहखाने को देखिए, सर्वे में सबसे पहले बता दूं 9 बजे हम लोग प्रवेश किए हैं वहाँ पर, बादनी के साथ में गए हैं और जाने के बाद उन लोगों ने अपनी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अंजुमन इंतजामिया जो ताला जहाँ नमाज पढ़ते थे वहाँ के ताला 2 दिन से नहीं खोले थे, उन्होंने खोल करके जहाँ पर धप-धप की आवाज़ आती है मेन गुंबज के नीचे वहाँ जांच हो रही है। अभी दीवारों की जांच कर रहे हैं, हर तरह का जांच कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो एक आध 2 स्वास्थ्य कम्बल वगैरह दिखे थे, वहाँ अधिक से चार अगस्त को हुए सर्वे में मुस्लिम पक्ष का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। एक तरफ जहां सर्वे पर हिंदू मुस्लिम की आपसी विवाद जारी है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। मामले में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी की आदत बन गई है और कुर्सी हथियाना बीजेपी धर्म के जरिए चाहती है। हरियाणा की घटना हो या देश में और जगह जिस तरह सूचना मिल रही है, सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो, और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, न केवल भारत के लोगों का बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार करके घुमाया जाए? याद करिए, महाभारत में केवल चीर खींचा गया था, महाभारत हो गई थी। और जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, इन्होंने नारी का सम्मान गिराया है। आज हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जो गैर बराबरी की बात जब समाजवादियों ने कही और नारी समता की बात कही, वहीं नारी का सम्मान कैसे बचेगा, उस दिशा में भी हम लोग को संकल्प लेना होगा। बहरहाल सर्वे जारी है और धीरे धीरे सच सामने आ ही जाएगी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर, लेकिन उससे पहले राजनेता इस धर्म की लड़ाई में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्म के चूल्हे पर चढ़ी किस पार्टी की राजनीतिक रोटी सिकती है और किसकी जलती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। विकास चौबे, इंडिया वॉइस, वाराणसी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब विधानसभा द्वारा 1932 के खातियाना वाली स्थानीयता और पिछले को 27% आरक्षण वाले विधेयक को पारित कराकर हम लोग भेजते हैं, तो उसको राज्यपाल के यहां लटका दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन समापन अभिभाषण में सीएम हेमंत
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 752 जवानों को ट्रेनिंग पास करने की शुभकामनाएं दी। शनिवार को आयोजित परेड पास कर सोमनाथ मैदान में अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 752 जवान कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के सिपाही बन थल सेना में शामिल हुए। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया ने परेड की सलामी ली। वहीं इस दौरान कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जवानों के सीने पर मेडल लगाया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन जवानों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज से कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के सिपाही बने हैं। सभी को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य कर सेना का नाम ऊंचा रखना है। क्या उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल कांग्रेस का है। आरोप का आधार महिला अपराध का बढ़ता आंकड़ा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर में बलात्कार की संख्या 247, तो हरिद्वार में 229 और देहरादून में 184 घटनाएं दर्ज हुई हैं। तो सवाल ये, क्या उत्तराखंड में बढ़ रहा महिला अपराध? अगर हां तो फिर महिला अपराध कैसे रोकेगी धामी सरकार? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी अपराध जगत की जड़ें मजबूत हो रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस पहाड़ी राज्य में महिलाएं कब सुरक्षित हो पाएंगी, क्योंकि पहले राज्य आंदोलन की लड़ाई में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर पहाड़ों पर जंगली जानवरों के हमलों में महिलाएं घायल हुईं या अकाल मौत के मुंह में समा गईं, और अब महिलाओं के साथ ही रेप जैसे घिनौने अपराध भी होने लगे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई के मुताबिक 2022 में उत्तराखंड में 872 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यानी हर रोज लगभग 3 बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा बलात्कार ऊधम सिंह नगर में, तो सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले में मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर शासन और प्रशासन के लाख दावों की पोल भी अब खुल गई है। सूचना के अधिकार में मिली जानकारी के अनुसार अकेले 2022 में 872 बलात्कार के मामले राज्य भर में दर्ज हुए। 2021 में 534, 2020 में 487 और 2019 में 526 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं, जिस पर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी सफाई देती नजर आ रही है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि और नारी शक्ति की जो है जननी है, और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, चाहे आप राजनीति क्षेत्र में देख लो, चाहे पंचायतों में देख लो, हर तरीके से हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी महिलाओं के ऊपर जो है उनका सम्मान करती है। और लेकिन जिस प्रकार की बात माननीय करण महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल वो हर समय नारियों का अपमान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भ्रमित करने का जो प्रयास जो वो कर रहे हैं, जो राज्य हैं उनकी बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ जिस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं में लगातार जो है अपमान की घटनाएं लगातार आ रही हैं। कोई घटना, दुर्घटना, कहीं भी कोई वाकया होता है तो निश्चित रूप से बिल्कुल हमारी सरकार जो है गंभीरता के साथ काम करती है और दोषियों को बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे रखने का काम करती है। अभी हाथी बरगला में जो घटना घटी है, मंत्री आवास के नजदीक मुख्यमंत्री आवास का रास्ता, राज्यपाल के भवन का रास्ता, उसमें एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है।
उसके अलावा कालसी में मार्कशीट लेने गई लड़की, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इसको प्रमुखता दी थी अपने समाचार में। उस बिटिया को जो अपने मार्कशीट लेने गया, उसको घसीट के जंगल में ले जाकर उसके संग बलात्कार होता है। उसके परिवार को, उसके भाई को, उसके पिता को धमकी भी दी जाती है। नई घटना 2 दिन पहले की हरिद्वार में किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष जी की वीडियो वायरल होने के बाद, हंगामा होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि वो जो मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो एक मंत्री जी के बहुत नजदीक हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, उनके नजदीकी व्यक्ति हैं। उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश कहा जाता है, वहाँ भी अब अपराध की गूंज सुनाई देने लगी है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे और ये हम नहीं, आरटीआई मिले आंकड़े कह रहे हैं, जिस कारण से विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा लग गया है, जो शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कानून व्यवस्था को कैसे और मजबूत करती है और ऐसे महिला अपराधों पर नकेल कसती है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।